एशिया के मिडल में एक विशाल भौगोलिक क्षेत्र है और ये तिब्बती पत्थर के नाम से जाना जाता है और जो यूरोपीय यूनियन के आधे से अधिक आकार का है। लेकिन लगभग 5 मिलियन लोगों के आबादी के साथ जो स्लोवाकिया की तुलना में कम है, ये स्थान बेहद दूरस्थ और लोगों से खाली है। लेकिन यहाँ उन लोगों की संख्या नहीं है जो यहाँ इंपोर्ट कराते हैं। तिब्बत पूरे दुनिया के रणनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में से एक है जिसे नियंत्रित किया जा सकता है, क्योंकि ये पहाड़ों में उच्च स्तर पर बंद हजारों ग्लेशियरों का घर है जो सामूहिक रूप से ग्रह पर कहीं भी पाए जाने वाले स्वच्छ पानी के तीसरा सबसे बड़े बंदर को केवल पीछे रखते हैं। नॉर्थ और साउथ ध्रुव और साथ ही दुनिया के कई शक्तिशाली नदियों के स्रोत यहाँ से शुरू होती है, जैसे कि यांगजी, योलो और मेकंग नदियाँ। एशिया कॉन्टिनेंट पर स्थित 3 सबसे लंबे नदियाँ और पूरे दुनिया में 3rd, 6th और 12th है। सबसे लंबी नदियाँ यांगजी और योलो नदियाँ अपने स्रोतों से ईस्ट की ओर बहते हैं। तिब्बत प्रशांत महासागर की ओर पूरी तरह से केवल एक देश के भीतर, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। इन दोनों महान नदियों के गतियों के भीतर करोड़ों चीनी लोग नीचे की ओर रहते हैं और नदियों के पार यांगजी के अंत में डेल्टा एक ऐसा क्षेत्र है जो अकेले शामिल है। 20 HP चीन के संपूर्ण आर्थिक GDP का प्रतिशत है। ये नदियाँ स्वाभाविक आर्टिलरी है जो चीन के विशाल और प्यासी आबादी के आपूर्ति कराता है और तिब्बत में उनका स्रोतों का नियंत्रण बीजिंग के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा के एक अनिवार्य मामला है। लेकिन फिर वह तीसरा नदी मेकंग है जो कराता है। यांगजी और येलो मेकंग की तरह ईस्ट की ओर बहने की बजाय पूरी तरह से एक देश के मिडल से विपरीत दिशा में बहते हैं। शुरू में चीन के क्षेत्र के मिडल से साउथ की ओर बहते हैं, लेकिन अंततः म्यांमार, लाओस, थाईलैंड जैसे कई देशों में साउथ ईस्ट एशिया के माध्यम से अपना रास्ता बनाता है। कंबोडिया और अंत में नदियों के मिडल से साउथ वियतनाम में डेल्टा क्षेत्र, जहां ये अंततः साउथ चीन ओशन में खाली हो जाता है। तो अब की फैक्ट्स ये है कि 100 किलोमीटर लंबे नदी को दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण में से एक बनाता है और ये है कि साउथ ईस्ट एशिया में ऑलमोस्ट 70 मिलियन लोगों के लिए फ्रेश वाटर का प्राइमरी सोर्स है। साथ ही साथ ऑलमोस्ट 20% होल वर्ल्ड के लिए फ्रेश वाटर के फिश सप्लाई इस नदी से किया जाता है। तो अब ये समझ में आता है कि ये नदी पूरे क्षेत्र के जीवन के लिए उसी तरह महत्वपूर्ण है जिस तरह यांगजी और येलो, ये दोनों नदियाँ चीन के कल्चर के लिए है। लेकिन इतना बड़ा महत्व के बावजूद मेकंग नदी प्रेजेंटली दुनिया के देशों के लिए मर रहे हैं, क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया और इसका बहुत सारा दोष चीन के नीतियों पर लगाया जा सकता है। जब मेकंग के विजुअलाइज कराते हुए इसे वास्तव में 2 अलग अलग क्षेत्रों के लेंस के माध्यम से देखना अधिक सहायक होता है। साउथ में लोअर मेकंग बेसिन है जो लाओस चीन सीमा के पास शुरू होता है। इसके बाद सहायक नदियों को एक व्यापक समूह शामिल है जो लाओस कैन के बहुमत को कवर कराता है। बादिया, थाईलैंड और वियतनाम के महत्वपूर्ण मात्रा, जबकि साउथ बेसिन में 5 अलग अलग देशों में कई अलग अलग नदियों और डाउनस्ट्रीम का एक बड़ा प्रवाह है। साउथ में अलग अलग हायर मेकंग बेसिन लगभग पूरी तरह से चीन के अंडर है। ज्यादा नदी अधिक तकनीकी रूप से जाना जाता है। जैसे ही जमीन आए, यह तिब्बत के हाई पिक्स से साउथ ईस्ट एशिया के लोअर पिक्स के नीचे की ओर बहते हैं और इसका मतलब है कि एक राजा के पास एक प्रमुख समर्थक और एक प्रमुख छोर होता है। इसका और एक मतलब है कि यह बहुत तेवर गिरावट और रैपिड से बाहर है जो हिस्टोरिकली मेड फॉर यूजलेस नेविगेशन और बिजनेस के लिए बहुत बेकार बना देता है। नदी के पास रहने वाले लोगों के साथ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का उत्पादन कराना हमेशा एक वास्तु रहे है जो ज्यादातर मेकंग में है और एज फॉर रिजल्ट मेकंग के हायर और लोअर दोनों गतियों में डैम का निर्माण हुआ है। पूरे थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम में ऑलमोस्ट 200 डैम से भी ज्यादा निर्माण किया गया है और ये साउथ बेसिन में बनाने की प्लान किया गया है। और जबकि ऐसा लगता है कि मोस्ट ऑफ देम डैम्स उस बड़े डैम से छोटा है और ये सिर्फ मेकंग के वेरियस ट्रिब्यूटरी नदियों पर स्थित है। तो रियलिटी में इन 200 डैम्स के ह्यूज नंबर में एक्चुअली में 2 डैम्स को मेन सेक्शन के लिए बनाए गए हैं। यहाँ इच्छाबेरी और डैंसहोंग ये दोनों लाओस के अंडर है। इसका मतलब है कि लोअर मेकंग के अंडर से प्राइमरी सोर्स आमतौर पर बहुत ही अनरिस्ट्रिक्टेड और फ्री फ्लो होता है, लेकिन ये उस मामले से बहुत दूर है जब अपर लैंड कैंग के हाई स्टेज की तुलना में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के लिए अधिक अनुकूल है। जब से 1990s के दशक में चीन एक यूनिक निर्माण के होड़ में चला गया और तब से डैम उनका सभी क्षेत्रों में है और विशेष रूप से लैंड कैंग पर जहां उन्होंने झूठ का निर्माण किया है।
उनमें से 11 सिर्फ पिछले कुछ दशकों में बनाए गए और 12th डैम अभी भी निर्माणाधीन है और 13th डैम का प्लान जल्द ही की जाएगी। इन सभी डैम को नदी के प्राइमरी सोर्स में बनाया गया है, लेकिन साथ में नहीं। इन 11th डैम में से किसी भी 2 सहायक नदियों को बड़े बंदरों पर क्लासिफाइड किया जाएगा, जिसका अर्थ है कि ये लार्ज स्टोरेज डैम है। यदि आप इन दोनों चाइनीज डैम को जमीन पर ले गए और उन्होंने ऐसा नहीं किया और यहाँ तक कि नौ से कोई भी शामिल नहीं है, ये लगभग उतना ही पानी जमा कराता है जैसा कि चेसपिक में है। यूनाइटेड स्टेट्स के मेरीलैंड और वर्जीनिया, इन दोनों स्टेट्स में पिग बे अब बॉडी ऑफ वाटर है और ये 11,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा फैले हुए है, जो कि बहुत सारा पानी पहले से ही वापस रखा जा रहा है। लेकिन जब अब विचार करते हैं कि चीन के पास 9 अदर डैम्स है और 2 बनाया जा रहा है नियर फ्यूचर के लिए और 11th नंबर को अगले 20 इयर्स में बनाने की प्लान है। अब जल्द ही देख सकते हैं कि कैसे ये साउथ ईस्ट एशिया के लिए एक बहुत बड़े प्रॉब्लम बनाना शुरू कर रहा है, जो लोअर मेकंग बेसिन में मौजूदा बांधों के नीचे की ओर है, जो आज लगभग 12,285 मेगावाट्स पावर उत्पादन करता है, जो कि बहुत है। हायर बेसिन में भूमिकांक पर उन 11th डैम्स में से जहां वाटर फ्लो फास्टर जनरेट करके 11,605 मेगावाट्स पावर कंबाइन किया जाता है, जबकि मेकंग पर सभी डैम्स को मिलाकर ऑलमोस्ट 14,000 मेगावाट्स पावर कंबाइन होता है, जो कि काफ़ी है। पूरे क्षेत्र के संपूर्ण बिजली के ज़रूरतों को पूरा करने के लिए और पूरे न्यूयॉर्क शहर को 4 गुना अधिक बिजली देने के लिए पर्याप्त है। और जबकि ये सारी ऊर्जा सैद्धांतिक रूप से श्रप है, तो अब बिग प्रॉब्लम ये है कि ये डैम्स लगातार बढ़ती इन्वायरमेंटल कॉस्ट पर बन रहे हैं और मेकंग नदी के आसपास का क्षेत्र हिस्टोरिकली लो वाटर लेवल्स पे सफर कर रहे हैं। हिस्टोरिकली फ्यू इयर्स एगो लो वाटर और सूखे से पीड़ित थे कंबोडिया, जो कि सबसे दूर के देशों में से एक है। लो वाटर फ्लो के कारण उसके सबसे बड़े डैम को बंद कराना पड़ा, जिसके कारण देश को डिबिलिटेटिंग इलेक्ट्रिसिटी ब्लैकआउट्स का सामना कराना पड़ा। लो वाटर फ्लो और साउथ चीना ओशन के ऊपर की ओर अपस्ट्रीम सॉल्ट वाटर से आने वाले प्रेशर के कारण कंबोडियन इकोनॉमी सिस्टम में ह्यूज चेंज और साउथ वियतनाम में मेकंग नदी डेल्टा में प्रवेश करने में सक्षम हो गए और वियतनाम के एग्रीकल्चरल फार्मलैंड को नष्ट कर रहे हैं और साउथ स्टेट्स में मछली पकड़ने का स्टॉक का कारण बन रहा है। वहाँ डूबा हुआ कंबोडिया के लिए 90% तक की मांग की, और जबकि नेचुरल फैक्टर्स दैट आर कंट्रीब्यूटिंग टू द डेथ ऑफ द मेकंग रिवर, जैसे हाल ही में लोअर देन एवरेज रेनफॉल। रेस्पॉन्सिबिलिटी का एक बड़ा हिस्सा बीजिंग और अपर मेकंग के मैनेजमेंट और नदी के सोर्स पे भी था। द पास्ट कपल ऑफ डिकेड्स तिब्बत नदी के मेन पैथ पर साथ ही साथ कई डैम का निर्माण किया गया है। ये देखना मुश्किल नहीं है कि नदी का नेचुरल फ्लो ड्रामेटिकली क्लॉग्ड अप हो गया है। अभी 1990 सेंचुरी से पहले आप देख सकते हैं कि नदी का नेचुरल साइकिल बढ़ेगा और बस गिरेगा। रेन और मॉनसून सीजन के बीच जून और अक्टूबर में मेकंग पानी से अधिक भरा होगा और फिश रीचिंग अक्सर 7 या 8 मीटर तक पहुंचेगा। ये मॉनसून हिमालयन स्नो के पिघलने और तिब्बत नदी में आइस पिघलने से और भी टफ हो जाएगा। तो स्टेट सिक्योरिटी पर्पस के लिए बीजिंग अपने नेशन वाइड इंटर मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी वेरी क्लोजली और सीक्रेट रखना चाहते हैं और इसमें भूमि कैंग का इंक्लूडिंग मैनेजमेंट भी शामिल है। और इसलिए कई देश द्वारा की गई कई एफर्ट्स के बावजूद मेकंग के आसपास एक साथ काम कराने और नदी का प्रवाहन कराने के लिए कई प्रयास की गई। कुछ सामूहिक रूप से एशिया कॉन्टिनेंट के तीसरा सबसे बड़ा वाटरवे के लिए इन सभी प्रॉब्लम्स का कारण बन रहा है। 70 मिलियन से अधिक लोगों के जीवन सीरियस रिस्क में है, तो इसे बचाने के लिए चीन को महत्वपूर्ण कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि नदी एक नेचुरल रिसोर्स है। सो व्यूवर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक दे दीजिए और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट्स करिए। आई विल ट्राई टू आंसर योर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।